आगे बढ़ते हैं। अब सबको पता है कि मौसम तो है वो सर्द हो रहा है, तो अगर मौसम सर्द हो तो पहनावे ही नहीं बदलते, रवैये भी बदलते हैं, रुझान भी तब्दील हो जाते हैं, खुराक भी बदलनी पड़ती है। लेकिन खुराक अगर सेहत बख्श और लाइफस्टाइल खैर मौजू हो तो आप बदमिजाज भी हो सकते हैं और कुछ चिड़चिड़ापन भी महसूस होने लगता है, कुछ काहली भी आती है। मैं आपको भी ऐसा कुछ लगता है क्या सर्दियों में? अच्छा, मुझे लगता है सर्दियों में शायद आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते क्योंकि आप इतने सुस्त हो जाते हैं, आप इतने लेज़ी हो जाते हैं कि आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप ब्लैंकेट से बाहर निकलें या आप सुबह के वक्त एक्सरसाइज करें या आप इवन रात में भी थोड़ी बहुत वॉक कर लें। तो सर्दियों में चीज़ें मुश्किल हो जाती है। लेकिन फैसल, रिसर्च ये कहती है कि सर्दियों में आपको एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है, बिकॉज़ हमारा जो हमारा एक डाइट प्लान होता है वो ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम ज़्यादा वेट गेन करते हैं। उसमें हम गर्म ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं और बस भूख ज़्यादा लग रही होती है, चॉकलेट्स की मकदार भी ज़्यादा हो जाती है, मीठा भी ज़्यादा, हलवे वगैरह खाना शुरू हम कर देते हैं। लेकिन एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन वही कि हम इतने ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं कि हम अपना एक रूटीन वाला जो प्लान होता है उसको फॉलो नहीं कर पाते। अब कराची में थोड़ा ये आसान हो जाता है, बट अगेन लाहौर की अगर बात करें, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, यानी जो बहुत ज़्यादा सर्दी वाले जो शहर हैं वहाँ पर मुश्किल हो जाती है। और फिर होता ही है एट द एंड विंटर जब ख़त्म होने वाला होता है तो हम कहते हैं कि पता नहीं मोटापा कैसे चढ़ गया, क्योंकि सर्दियों में तो वो आपके कोट से, आपके स्वेटर से कवर हो जाता है। लेकिन फैसल, जब वो सर्दियाँ जाती हैं ना तो फिर पता चलता है कि आपने अच्छा खासा वेट गेन कर लिया है। ओके, तो अब इस पे इशू ये आता है कि जी अब किया जाए। वैसे बहुत सारे जो जिम फ्रीक्स हैं वो ये कहते हैं कि सर्दियों में आप बल्किंग की तरफ जाएं और गर्मियों में आप श्रेडिंग की तरफ जाएं, लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं? और विंटर सीज़न में, एक ऐसे सीज़न में कि जहाँ पे आप लेज़ी हो रहे हैं, आपको लेथार्जी फील हो रही है, तो उसमें हम कैसे अपने आप को एक तो मोटिवेट करें और दूसरा कौन सी एक्सरसाइजेस करें, और क्या विंटर एक्सरसाइजेस और समर एक्सरसाइजेस डिफरेंट होती है? इस सब पे हम बात करेंगे। फिटनेस ट्रेनर रुमैसा रमीज़ हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो सबसे पहले तो यही बताएं कि जैसे मैं और महक भी बात कर रहे थे कि जी सर्दियों में इंसान एक तो सर्दियों का बहाना भी करता है। हाँ, एक तो सर्दियों का बहाना भी करता है, यार सर्दियाँ हो रही मैं नहीं कर रहा, फिर गर्मी आती है, यार गर्मी हो रही मैं नहीं कर रहा। एक तो वो लोग हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उनकी जो गर्मियों में तो करते ही एक्सरसाइज है, लेकिन जब सर्दी आती है तो वो सुबह उठने को तरजीह नहीं देते। वो कहते हैं नहीं यार विंटर्स हैं, सर्दी ना लग जाए, फिर वो लेजी फील करते हैं। तो इस सब में मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए बंदे को? असल में हम लोग का रूटीन ही आउट हो जाता है विंटर्स में लेट उठना, फिर इस तरह हम लेट नाश्ता करते हैं तो मेटाबॉलिज्म भी हमारा बूस्ट नहीं होता उस टाइम, देर से खाना तो इजीली डाइजेस्ट भी नहीं होता, तो इसलिए वेट गेन हो रहा था। और एक तरफ ये कि हम सूप वगैरह पीना शुरू कर देते हैं, उसमें कॉर्नफ्लोर होता है, कॉफ़ी में दूध बहुत ज़्यादा, चीनी ऐड करके, तो इस तरह भी कैलोरीज बढ़ रही होती हैं। तो मोटिवेट तो आपको करना है, अपने माइंड से सोचना है कि नहीं हमें करना है, तो आप कर सकते हैं। सुबह अर्ली नहीं हो सकता तो आप इवनिंग में कर लें वर्कआउट, कोई टाइम नहीं होता वर्कआउट का, आप कभी भी कर सकते हैं वर्कआउट। और गाजर के हलवे और इन सब से थोड़ा दूर रहा जाए। ड्राई फ्रूट्स आप हैंडफुल ले सकते हैं और आप हफ्ते में एक दिन चीट डे रखें, उसमें आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं। लेकिन इस तरह डेली भर के कॉफ़ियाँ पीना और हलवे खाना ये सब नहीं, इससे आपका ऑब्वियसली वेट गेन होगा। और वर्कआउट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ प्लीज़। अच्छा, वर्कआउट अब हम ज़रा रोमैसा से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या वर्कआउट रखना चाहिए हमें। सो रोमैसा, इफ़ यू कैन कम ओवर हेयर ओके एंड देयर यू गो। रोमैसा जो हैं अब हमें बताएंगी कि जी क्या हमारी फिटनेस को हमें ठीक करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो प्लीज़ देखिए, विंटर में ये कि थोड़ा बॉडी वार्म अप इतना नहीं होती। हाँ, एक तो चीज़, तो उसके लिए आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स होते हैं वो करने चाहिए, जैसे HIIT। हाँ, जैसे जंपिंग जैक्स इस तरह हो गया, ये वाले वर्कआउट आपने, इससे आपको आपने 50-50 रैप्स लगाने, तो इससे आपकी बॉडी अच्छे से हीट अप और वार्म अप हो जाती है। ये तो वार्म अप हो गया, इससे आपकी कैलोरीज भी बर्न होते हैं। और अच्छा, मैं रेजिस्टेंस बैंड लेकर आई थी, आजकल ये बहुत ज़्यादा इन भी हैं। इससे ये कि इसमें इलास्टिसिटी होती है, जिससे आपके मसल्स पे जो है प्रेशर आता है तो आपकी कैलोरीज भी बर्न होता है। इस तरह हम इससे हैंड का वर्कआउट कर सकते हैं। इस तरह सही अपर बॉडी का ये वर्कआउट हो रहा है, इस तरह ऐसे ही हमने इसको लेग्स में इस तरह करके, इस तरह राइट। ये इसके बैक के लिए, लोअर बैक पे जिनका फैट होता है यहाँ पे, जेंट्स और लेडीज़ दोनों का ये इशू होता है। इस तरह दोनों
साइड से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो जस्ट दिस रेजिस्टेंस बैंड, और ये पोर्टेबल भी आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। और इससे काफ़ी एक्सरसाइज होती है, इससे हैंड्स की भी इस तरह एक्सरसाइज होती है। जिनका यहाँ आर्म फैट होता है तो उससे इस तरह कर सकते हैं आप। लेकिन आप पहले जो स्टार्टिंग में करेंगे आप वो जंपिंग जैक्स करेंगे, हाई नीज हो गया, ये सारे वर्कआउट्स ऐसे हैं जिससे आपका हार्ट रेट हाई होता है। जब हमारा हार्ट रेट हाई होता है तो हमारे कैलोरीज ज़्यादा बर्न होते हैं। और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि हमें स्वेटिंग नहीं होती विंटर्स में, तो स्वेटिंग से देखिए फैट लॉस का कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा मिथ है। अगर हम पानी जो हमारा बॉडी का होता है टेम्परेचर होता है वो निकल रहा होता है, जब हम पानी पियेंगे वही रीगेन हो जाएगा। तो फैट लॉस का ताल्लुक नहीं है, वो तो हमारे हार्ट रेट जब हाई होगा, जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तब हमारे कैलोरीज बर्न होते हैं। मेरी को एंकर जो है वो आपसे सवाल कर रही हैं और ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जो टारगेटेड फैट रिडक्शन होती है। मुझे पता है कि ये भी एक मिथ है, बट स्टिल वो ये पूछ रही हैं कि आर्म्स पे आ जाता है जैसे आपने बताया भी, या थाइस पे अगर बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है तो उसको हम टारगेट करें, या फिर मैं उसमें ऐड कर देता हूं कि टारगेटेड कुछ नहीं होता, इट्स के ओवरऑल आपका सारा जाता है। ओवरऑल आपको बॉडी को जो है ना फैट लॉस करना पड़ता है, और बिगेस्ट मसल जो है हमारी बॉडी में वो लेग्स का है, तो हम इस पे वर्क करेंगे, बैक पे ओवरऑल करना पड़ता है। जैसे बेली का है तो हमें सिर्फ बेली के वर्कआउट्स नहीं करने, हमें ओवरऑल अपनी बॉडी से फैट रिडक्शन करना है, फिर ही हमारी जो है बॉडी टोन और शेप होती है। अच्छा, तो ये महक बड़ा ज़रूरी था ये लोगों को बताना, बिकॉज कई जगहों पे आपको ये बताते हैं कि जी अगर फेस फैट है तो आप ऐसा कर लें, और अगर आपके पास आर्म फैट है तो ऐसा कर लें प्लीज। अच्छा फैसल, बॉडी का फैट परसेंटेज जब कम होता है ना तो पूरी बॉडी में टोन आता है। जी जी महक आप बताएं। जी मैं ये चाह रही हूँ आप इनसे पूछे कि जिनकी डबल चिन होती है कि अच्छा वो जनाब आप बहुत अच्छे हैं, पतले हैं, लेकिन चेहरा मोटा है आपका और डबल चिन है, और ये डबल चिन तो जाती ही नहीं है, तो इसके अगर एक क्विकली वाली हम एक्सरसाइज बता दें कि आप घर बैठे कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में फैट का इंटेक कर रहे होते हैं, कार्ब्स ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो उससे ज़ाहिर है हमारी बॉडी के इस जगह फैट जमा होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी एक्सरसाइजेज होती हैं फेस की, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप फेस की एक्सरसाइजेज करेंगे तो आपका फेस आप बिल्कुल ही स्टोन्ड और शेप हो जाएगा। जब तक कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहेंगे, आप वर्कआउट्स नहीं करेंगे, तब तक आपका शेप नहीं आएगा। ओके अच्छा रुमैसा, एक चीज़ ये कि मैं चाहूँगा कि एजुकेट करते लोगों को कि जी आपको जो बताया जाता है कि आप फ़लाँ ले लें सप्लीमेंट और ये ले लें, फ़लाँ ढिमका ले लें, हमारी कोशिश होती है कि लोगों को ये बताएं कि जितना नेचुरल तरीके से आप करेंगे उतना ज़्यादा है। अब मैं चाहूँगा कि अब हमें ये बताएं कि जैसे आपने कहा सर्दियों में हम वी स्टार्ट टेकिंग वार्म थिंग्स, हम गर्म चीज़ें लेना, ये सारी चीज़ें कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग सैलेड इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे होते कि उसकी तासीर ठंडी है, तो अगर हम सर्दियों में खाएंगे तो हमारा गला ख़राब हो जाएगा। मुझे ये बताइए सर्दियों में हमें क्या डाइट रखनी चाहिए, वो हेल्दी डाइट जो हमें हमारे गोल से ज़्यादा दूर भी ना करे और वो जो तासी ठंडी वाली होती है ना वो भी ना। आप मॉर्निंग में देखें उठते ही ब्लैक कॉफ़ी लें, उससे आप जो है वो वार्म अप भी रहेंगे और आपके कैलोरीज भी बर्न होंगे, और आप एक तो जागिंग, एक तो होता है ना सबसे ज़्यादा लेज़ी हुए होते, तो हमें एकदम फ्रेशन अप करेगा वो। ब्लैक कॉफ़ी ले लें, आप ओट्स ले सकते हैं, ओट्स बेहतरीन चीज़ है फॉर वेट लॉस, और वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो आपको फुल भी रखते हैं। एग वाइट्स आप लें, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, दिन में आप सैलड ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और सूप आप लें लेकिन उसमें कॉर्नफ्लोर इतना ऐड ना करें, आप ले सकते हैं सूप बेशक। और बाकी ग्रिल्ड चिकन हो गई, ग्रिल्ड फ़िश आप ले सकते हैं, फ़िश बहुत फ़ायदेमंद है, विंटर्स में आपको वार्म भी रखती है, तो फिश है, ग्रिल्ड चिकन है। प्रोटीन जितना आप लेंगे अपनी बॉडी को प्रोटीन देंगे, गुड फैट्स देंगे। अच्छा कोई एंकर आपसे जी महक बताएं, करें सवाल। जी अच्छा, मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हमें अक्सर ही कहा जाता है कि आप विंटर में ये करें कि आप एक कॉम्बो बना लें अपने अपने लंच का, या अपने आप ब्रेकफास्ट का, या अपने एक डिनर का, या फिर ये कहा जाता है कि डिनर आप स्किप कर दें विंटर्स में और आप उसमें जैसे सूप इन्होंने बताया या कुछ ऐसी चीज़ थोड़ी सी मिकदार में आप जो है वो चिकन खा लें। तो मुझे बताएं कि अगर हम एक कॉम्बो बनाना चाहते हो कि अच्छा आपकी जो है आप फिट भी रहें, आप में वीकनेस भी ना हो, और आपने मीठा भी थोड़ी सी मिकदार में खा लिया, तो वो एक सस्ता खस्ता कॉम्बो क्या हो सकता है कि हम जैसे जो लोग हैं जो मीठे से दूर नहीं रह सकते उनके लिए मैंने आप लोग को यही बताया ना, वीक में 1 डे आप रखें ऐसा जिसमें आप चीट करें, वो आपका फिर क्रेविंग्स भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करें विंटर में ना, पानी भी हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। हम लोग पानी नहीं पीते क्योंकि हमें प्यास नहीं लगती विंटर्स में, लेकिन पानी भी पीना चाहिए, और स्टीविया शुगर का आप यूज़ कर सकते हैं।
वो प्लांट बेस्ड शुगर है जो सेफ है, ज़ीरो कैलोरीज है। तो आप अपनी टी में, कॉफ़ी में और गाजर के हलवे वगैरह में भी आप डाल सकते हैं वो। अच्छा, एक लास्ट चीज़ रुमैसा, वो ये कि बहुत एक और मिथ ये है कि सर्दियां हैं तो ख़ास तौर पे वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं कि जी सर्दियों में बल्किंग का सीज़न होता है तो हम ज़रा अपने आप को बल्क करते हैं, हम अपने आप को ज़रा और मसल बढ़ाते हैं, फिर जब गर्मियाँ आएंगी तो हम फिर श्रेड हो जाएंगे। एक तो ये कि ये बल्किंग वाला कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया से ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है, पीपल आर मोर टूवर्ड्स गोइंग श्रेडेड, HIIT। तो मैं चाहूँगा इस पे भी ज़रा आप हमें बताएं। हाँ, ये होता है विंटर्स में हमारी बॉडी फैट स्टोर ज़्यादा कर रही होती है अपनी बॉडी में, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा होता है और फिर हम लोग लेज़ी भी फील कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, अपनी कोई भी सीज़न देखें किसी चीज़ के लिए मुकर्रर नहीं है। आप कभी भी अपने आप को शेडेड कर सकते हैं, बल्क कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, आखिर में अगर इफ यू कैन थ्रो दैट बैंड टुवर्ड्स मी, यस यू कैन, देयर यू गो। तो यस, तो अगर आप जो हैं वो ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हैं और डंबल्स नहीं उठाना चाह रहे तो आप ये है, और इसमें इलास्टिसिटी है, मतलब मैं तो इसमें क्योंकि आई प्ले क्रिकेट तो ये मेरी रिस्ट का बड़ा ज़बरदस्त वर्कआउट है। थैंक यू सो मच रुमैसा, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़वातीन की, बाहिम्मत ख़वातीन, ऐसी ख़वातीन जिनके हौसले की मिसाल दी जाती है, जो कि मिसाली किरदार अदा करने में सर फहरिस्त हमें नज़र आती है। और जब इन्हीं ख़वातीन में पाकिस्तानी ख़वातीन शामिल हो जाएँ तो यकीन करें कि सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। BBC ने दुनिया भर की ऐसी 100 ख़वातीन की फहरिस्त जारी की है जिनमें ऐसी ख़वातीन शख्सियात की खिदमात को उजागर किया गया है जो मुश्किलात में डटी रही हैं, हिम्मत उन्होंने नहीं हारी, ज़िंदगी को फिर से शुरू करने का उन्होंने फ़ैसला किया है। ये वो ख़वातीन हैं जो मुआशरे में अपनी मिसाल आप हैं और दुनिया को नए सिरे से बनाने में अहम किरदार भी रखती हैं। 2021 में दुनिया की इन 62 ख़वातीन में सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी समाजी कारकुन है मलाला यूसुफजई, और इसके साथ ही साथ अबिया अकरम भी मौजूद है। वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट की सरबराह प्रोफेसर हेडी जे लॉरेंस और मशहूर मुसन्निफ़ा चीमामांडा नगूसी भी शामिल है। तो फैसल, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुआशरे की ख़वातीन किसी से भी पीछे नहीं है। इतनी बड़ी चीज़ों में जब इतने अच्छे नाम वो कमाएंगी और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगी तो यकीन करें कि मुआशरे का एक पॉजिटिव जो इमेज जाना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी का, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जाएगा। और मैं आपने जिनका जिक्र किया आबिया, ये हमारे लिए इतनी ही ज़बरदस्त बात है कि आबिया 1997 से, आज से नहीं 1997 से ये जो डिसेबिलिटी से मुतालिक तहरीक है उसमें ये सरगर्म है। और ये वो वक्त था कि जब उन्होंने बतौर तालिबा स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का आगाज़ किया था। तो यही लीडर होता है कि वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए नाम नहीं कमाता बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लेता है जिससे पूरी दुनिया मुतासिर होती है और फ़ायदा उठाती है। आबिया जो हैं हमारे साथ मौजूद भी हैं। थैंक यू सो मच आबिया फॉर योर टाइम। नेशनल फोरम ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटी की आप बानी भी हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदा बराए हक़ूक़ व नशोनुमा के नफाज के लिए आप कोशा भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ टेक अस थ्रू द जर्नी। किस तरीके से आपने आगाज़ किया और फिर अब यहाँ तक कैसे पहुँची, क्या क्या मुश्किलात आपने फेस की, प्लीज़। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। सच ऑनर फॉर मी कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और उसके अलावा ये कि आप सब चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जब देखते हैं कि पाकिस्तान के 10 से 15% जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की ग्लोबली, और वहाँ पे 50% जो है वो वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी हैं और 80% जो है वो ग्लोबल साउथ में। तो उन सब को बहुत सारे चैलेंजेस, डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एम्पावरमेंट और जो रिकग्निशन अगर आपको आपके एफर्ट्स का मिले तो इट गिव अ मोर पावर कि आप जितना उसको चेंज कर सकते हैं सोसाइटी को, और एक पॉजिटिव वाइब जो हमारे साथ आ सकती है। पाकिस्तान का रिप्रेजेंट करने के लिए इट्स रियली ऑनर फॉर मी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पूरी दुनिया में जहाँ पे हम डिसेबिलिटीज़ की एडवोकेसी की उन सब के लिए बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ दोज वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी जिन्होंने स्ट्रगल भी किया और उसके साथ साथ ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। हम लोग ये देखते हैं
कि डिसेबिलिटी में जो चैलेंजेस शुरू में फेस करने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा एटीट्यूडनल बैरियर, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर कि अगर आप घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो बिल्डिंग्स एक्सेसिबल नहीं है। फिर एक और जो बड़ा चैलेंज था वो था लेजिस्लेटिव बैरियर्स का, कि पॉलिसीज़ और कवानीन ऐसे नहीं बने हुए कि जो कि नीड्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस लास्ट 2 डेकेड्स में हम सब ने मिलकर जो आवाज़ उठाई और उसके लिए बात की कि डिसेबिलिटी राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। अब अगर हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव में देखें तो ये हमारा राइट है कि हर चीज़ में एक्सेसिबिलिटी हो। आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को फिक्स करने की बजाय अपने माशरे को, अपने इन्वायरमेंट को इनेबल करें ताकि सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें। और इसी एफर्ट को लेते हुए जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पे हमारे साथ लोगों की आवाज़ शामिल होती गई। हमें स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट मिली इनेक्टमेंट ऑफ द बिल में, लेजिस्लेशन में, और पहली दफ़ा ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में हमारे साथ एक्ट मौजूद है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पे काम हो रहा है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं ताकि हम लेजिस्लेशन के थ्रू भी और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की आवाज़ को शामिल करके इन सब चीज़ों पे काम कर सकें। पाकिस्तान में पहले बहुत ज़्यादा होता था कि हम चैरिटी बेस्ड या मेडिकल बेस्ड अप्रोच के ऊपर बात करते थे, लेकिन अब जो है उसको डिसेबिलिटी राइट्स के पर्सपेक्टिव में बात की जा रही है ताकि हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को एक्नॉलेज भी कर सकें और उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दें ताकि वो ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। सही। और ये चेंजिंग्स जो आ रही हैं ये बड़ी अच्छी और बहुत पॉजिटिव है और हमारी सोसाइटी के लिए इन चेंजिंग्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अच्छा अभी मुझे ये बताएं कि हर चीज़ जो आप शुरू करते हैं ना, किसी भी सफ़र का आप आगाज़ ले लें, सोचते हम बहुत कुछ हैं लेकिन मुश्किलात उससे दुगनी होती हैं और फिर उन मुश्किलात को फ़ेस करने के लिए यकीनन हमें अपने साथ बहुत सारे हाथ भी चाहिए होते हैं। जैसे कि आपने ख़ुद जिक्र किया कि जहाँ जहाँ आप आवाज़ आपने उठाई, बहुत सारे लोगों की आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ मिली और एक बहुत पावरफुल वो आवाज़ बन गई और जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं लोग, सुन रहे हैं लोग, उनको आप बताएं कि चैलेंजेस क्या क्या रहे, किन किन चीज़ों को आपने फ़ेस किया। कि चैलेंजेस तो हर रोज़ फेस करने पड़ रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली जब बीइंग अ वुमेन और फिर विद द डिसेबिलिटी और फिर ऐसे एनवायरनमेंट से कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक आपको इकोनॉमिकली एम्पावर्ड उस तरह की सोसाइटी नहीं मिलती, तो वहाँ से अगर आप बिलोंग करें तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, ये उससे भी बड़ा चैलेंज है। हमारे माशरे में ओवर प्रोटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है कि आपने बेचारे और उनको एक एक्सक्लूडेड इन्वायरमेंट देना है या ओवर प्रोटेक्शन का इन्वायरमेंट देना है, तो उसको डिसेंसिटाइज करने की ज़रूरत थी। और वहीं पे हमने जैसे एजुकेशन में भी, जब मैंने एजुकेशन स्टार्ट की तो उस वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे कि आपके स्कूल्स एक्सेसिबल नहीं है उस तरह से, टीचर्स का एटीट्यूड, इन सब चीज़ों को। लेकिन जब साथ साथ एडवोकेसी करने के साथ जब हमें मुझे मौका मिला कि मैंने शिवलिंग स्कॉलरशिप पे और बाकी जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स और यूएन के साथ काम किया, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सेसिबिलिटी के साथ साथ हमने इस तरफ भी लेकर आए कि हम लोगों के एटीट्यूड्स को चेंज करें और ऐसे पर्सपेक्टिव से इंट्रोड्यूस करवाएं। जैसे वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ से कोविड के रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट उनको फेस करना पड़ रहा है। तो हम मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस, मेन स्ट्रीम सेक्टर के साथ मिलकर काम करें, ना सिर्फ जेंडर मूवमेंट में बल्कि डिसेबिलिटी मूवमेंट दोनों को एक्सेसिबल और ऐसी यूनिक स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को भी उतनी ही रिप्रेजेंटेशन मिले जितनी कि बाकी लोगों को मिलती है। पार्लियामेंट में उनके लिए रिज़र्व सीट्स होनी चाहिए, उनके लिए स्पेशल जो है वो रिक्वायरमेंट्स के साथ उनको इनेबल करने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी आवाज़ इक्वली उठा सकें। अच्छा आबिया, क्योंकि अब वक्त हमारे पास ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपकी अचीवमेंट इतनी है कि उसको पूरा दिन भी उसको हाईलाइट किया जाए तो वो कम होगा। सिर्फ आखिर में मैं चाहूँगा, आपका नाम आबिया है, इसका मतलब मुझे बताइए प्लीज़ पहले। आबिया का मतलब ये अरबिक नेम है और इसका मतलब है खूबसूरत। तो द थिंग इज कि यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, और आपने अपनी खूबसूरती हम सबके साथ शेयर की, अपनी जहन की, अपनी सोच की, और वो खूबसूरती अब पूरी दुनिया के सर पे चढ़ के बोल रही है।
और फैसल आप देखें कि जब हम बात करते हैं ना रियासत की ज़िम्मेदारी की, तो रियासत की ज़िम्मेदारियों में जो मेरी नज़र में अव्वलीन तरजीहात होनी चाहिए वो एक तो तालीम का मयार, दूसरा सेहत की सहूलियत। लेकिन जो यहाँ पे तालीम का मयार है और जिस तरह से तालीम दी जाती है, यहाँ से निकलने वाले बच्चे यकीनन हमारा मुस्तकबिल है, क्योंकि ये आज के बच्चे कल को पाकिस्तान का नाम रोशन करने जा रहे हैं। तो ये एक जो स्टेप लिया गया है, या ये जो एक वाहिद स्कूल है जिसको अगर हम ये कह दें अपने लफ्ज़ों में कि एक ऐसा स्कूल जहाँ छुट्टी कोई नहीं है, एक ऐसा स्कूल जो कि हफ्ते में किसी भी दिन बंद नहीं होता, ये एक ऐसा स्कूल जहां पर आपको सिर्फ वो वाला नज़र नहीं आएगा कि एक वो हम जो देख रहे हैं ना बिल्कुल पुराना सा रिवाज कायम है कि अच्छा जी हफ्ते में 6 दिन 7 दिन आपने जाना है। यहाँ पर उस निसाबी सरगर्मियाँ और फिर तालीमी सरगर्मियाँ हर चीज़ जो है यहाँ पे हमें मिलेगी। और फिर सबसे अच्छी बात फैसल कि यहाँ पर जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं उनको हर तरह की चीज़ सिखाई जाती है कि आप ज़िंदगी में जब भी बाहर निकल के नौकरी करें, आपके पास कोई भी ट्रैक आएगा, आप इजीली जो है आपको नौकरी भी मिल सकती है और आप इजीली उस चीज़ के लिए एलिजिबल। अच्छा, और इतनी मज़े की बात ये भी है कि मस्जिद के अहाते में जो है वो लड़कियों को तालीम दी जाती है, लड़कों के लिए अलग इंतज़ाम है। स्कूल को चलाने वालों को एहसास है कि वक्त की कदर कीमत क्या होती है। जब ही तालीम को फ़रोग़ देकर मुल्क की तामीर और तरक्की में रियासत का हाथ बटा रहे हैं, तो जो बानी है इस स्कूल के सैयद नजमुद्दीन सोहरवर्दी साहब वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। नजम भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो एक आइडिया है आपका, ये इससे पहले कुछ निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपने जो ग्रेड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी लगाते हैं कि उन्हें अपने फाइनल ईयर में जो आसपास के स्लम एरियाज़ है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन आपका ये कॉन्सेप्ट उससे यकसर मुख्तलिफ है। आपके पास प्राइमरी के भी बच्चे आ रहे हैं, आपके पास इंटर के भी बच्चे आ रहे हैं, और ये सब होने के बाद फिर लैंग्वेज सीखने भी आ रहे हैं। तो इस सब पे तो बताइएगा ही कि आप क्या क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये आइडिया कैसे आया आपको? एक्चुअली 2011 में हमने ये मदरसे की बिल्डिंग में कोचिंग की क्लासेस शुरू की थी। उस वक्त मैं NED यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। तो मुझे एक रियलाइजेशन ये थी कि हमारे यहाँ तालीम बहुत एक्सपेंसिव है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं लग्जरी बन गई है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दुनिया में जो कि एक बेसिक राइट समझा जाता है लोगों का, हमारे यहाँ वो एक लग्जरी बन गई है। अगर आप किसी मीडियोकर कोचिंग सेंटर में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो तालीम का मयार है वो इतना नाक़िस है कि आपके मुस्तकबिल किस तरह से रोशन होगा उसकी दौड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है, और बाहर बोर्ड्स के बड़ा हमने लगाया हुआ है कि रेस में जीतने वाले ये पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। हमें नहीं पता कि उनकी ग्रोथ कितनी हुई है, और हमें ये भी नहीं पता होता कि जो उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग है वो कितनी है। प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। दौड़ में भी शामिल होने के लिए आपके जेब में जो सरमाया होना चाहिए वो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इन पाकिस्तान। बहरहाल हमने दोस्तों ने, मेरा भाई शहाबुद्दीन सोहरवर्दी इज़ अ लॉयर नाउ, उन्होंने और हमारे दोस्तों ने मिलकर शुरू किया। 10 साल हम इसको चलाते रहे, कंसिस्टेंसी से चलाया हमने। पेंडेमिक में हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे वो फ्री पढ़ रहे थे, तो उनके पास अब कोई आसरा था नहीं। तो हमने कुछ लेक्चर्स ऑनलाइन शुरू कर दिए, घर में एक स्टूडियो बना लिया, बच्चों से कनेक्ट करने की कोशिश की। इंटरनेट के इतने मसाइल हैं हमारे यहाँ कि लोग किस तरह से अफोर्ड करते हैं इंटरनेट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अच्छा, आप इंटरनेट ले लें, उसकी कनेक्टिविटी के इतने मसाइल होते हैं कि आप किस तरह पढ़ाएं। तो वहाँ पर फिर हमें समवेयर वी फेल्ट लाइक कि हमें इसको ग्रो करना चाहिए। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मदरसे की बिल्डिंग थी उसको हमने पूरा मस्जिद में शिफ्ट कर दिया और इसको पूरा स्कूल बना लिया। अच्छा, हम इतने ज़्यादा पैक चल रहे हैं, 7 दिन 1500 के करीब तलबा और तालिबात आ रहे हैं। अब हमने मस्जिद का जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसमें भी स्कूल शुरू कर दिया है। वहाँ पर एक कंप्यूटर लैब बनाई है, एक कंप्यूटर लैब हमारे स्कूल की मदरसे की बिल्डिंग में है। एक बहुत जो बड़ा मसला हमारे ज़माने में मैं देख रहा हूँ एजुकेशन में काम करते हुए, कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है ये लोगों में एक ये फील कराती है कि हम डिप्राइव्ड हैं। अगर एक बच्चे को गैजेट चलाना नहीं आता, उसको कंप्यूटर पे हाथ रखना नहीं आता, तो वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाता है। हमने कई बच्चे देखे, फॉर एग्जांपल इस साल जो हमारी 9th क्लास आई उसमें 11 बच्चे ऐसे थे, लड़के लड़कियां, जिन्होंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम कंप्यूटर को हाथ लगाया। आई एम नॉट जोकिंग, मेरे लिए बड़ा ही शॉकिंग था ये। मैं उनसे पूछता रहा कि आप मजाक कर रहे हैं, आप सही कह रहे हो? कहा कि हमने सर फर्स्ट टाइम हम टच कर रहे हैं, और जब वो टच करने से जो उनको खुशी थी वो एक अलग मामला है। और आप जानते हैं कि आप IT लिटरेट होना कितना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी में मैंने फ़ेस किया, हमारे दोस्तों ने फ़ेस किया। अच्छे नंबर्स हम ले लेते हैं, उस दौड़ का हिस्सा होते हैं, भाग रहे होते हैं, बट जब रियलिटी स्ट्रक करती है ना तो मालूम ये होता है कि हम उतने स्मार्ट नहीं है। नंबर लेने से कोई स्मार्ट
नहीं हो जाता। मैं हमेशा फर्स्ट आता था क्लास में। बिल्कुल नजमुद्दीन साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अच्छा आप फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, बट अगेन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना तो आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना आज हमारी सोसाइटी डिमांड करती है। अच्छा, आपके नाम जो स्कूल का नाम है बड़ा मुनफरिद है, ऑफ द स्कूल। मुझे पहले तो बताएगा कि इस नाम के पीछे क्या दिमाग है, ये आइडिया कैसे आया, स्पेशली ये नाम इतना कैची है, इसको रखने के पीछे मकसद क्या था? अच्छा, मैं खुद बिग जर्नलिस्ट हूँ और एक्सप्रेस ट्रिब्यून का इस्लामाबाद का एडिटर रहा हूँ, तो ऑफ द रिकॉर्ड हम बहुत बोलते हैं सहाफ़ी लोग, तो समवेयर शायद वो अनकॉन्शियसली था। लेकिन मैंने सोचा था कि ऐसा काम करना है, ऐसा नाम रखना है कि जो ज़रा स्कूल से हट के हो, ज़रा सा हट के। ऑफ द स्कूल के, ऑफ द वॉल इंग्लिश में की दिया मैं कि ज़रा सा एक्सेंट्रिक हो जाना। तो ये उस तरह से तो हम कर रहे हैं। मतलब एक तो होता है ना, आजकल दरअसल हो गया है, हम इतनी बातें करते हैं कि कुछ लफ्ज़ों ने अपनी तौकीर खो दी है, वो हर चीज़ क्लीशे लगने लगती है। तो कभी कभी ये सोचते हैं कि हम ऑफ द स्कूल हैं भी या नहीं, तो फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं हम हैं, क्योंकि हम 7 दिन चला रहे हैं। और फिर ये कि हम कंप्यूटर के वो कोर्सेज करा रहे हैं, प्रोग्रामिंग के, वेब डेवलपमेंट के, छोटे बच्चों को कि जो यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाया जाता है। अच्छा नजर भाई, मुझे ये बताएं कि इसको आगाज़ करते हैं। आपके पास पहले तो क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चे आते हैं जी, ये मंडे टू फ्राइडे होते हैं, ओके, और मॉर्निंग में होते हैं। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे, फिर इवनिंग भी शिफ्ट है? आफ्टरनून की भी एक शिफ्ट है जिसके अंदर प्राइमरी में किंडरगार्टन के बच्चे आते हैं, ओके, 12 to 2:30। फिर हम 3 बजे से क्लास 6 से मैट्रिक तक को पढ़ाते हैं 6 बजे तक। फिर 6 बजे से रात 9 तक इंटरमीडिएट की साइंस एंड कॉमर्स। तो 14 घंटे से ज़्यादा तकरीबन ये कोचिंग दिन में स्कूल चलता है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, उसके बाद अब फ्राइडे से संडे फिर क्या मामला? सैटरडे एंड संडे को हम कंप्यूटर की 10 कोर्सेज हो रहे हैं हमारे पास, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस हो रही हैं, 10 क्लासेस हो रही हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। उसमें प्राइमरी लेवल है, बच्चों के लिए है, कंटेंट राइटिंग है। इस दफ़ा हम जनवरी से सहाफ़ियों के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में अगर आपको आना है तो हम फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाएंगे। लैंग्वेजेस भी? लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, टर्किश पढ़ा रहे हैं, हम पर्शियन पढ़ा रहे हैं, अरबिक पढ़ा रहे हैं। भाई सोते कब है? सोते हम फजर के बाद है, उसके बाद फिर 9 बजे दोबारा से उठना पड़ता है, क्योंकि मेरी जॉब भी है अपनी, मैं मिज़ान एडिबल को। ओके, आप जॉब भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी कैरी कर रहे हैं। तो महक, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था और शायद आपके भी जहन में आ रहा होगा कि इतना सब कुछ हो रहा है तो फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? ऐसे ही कुछ है महक? एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाहती थी कि बजट मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली उस वक्त में जब आप कहें कि स्कूल में कोई छुट्टी ही नहीं है और इतनी सारी मार्शल एक्टिविटीज़ हो रही हो। तो प्लीज़ ज़रा ये भी बताइएगा कि बजट कैसे मैनेज होता है स्कूल जी? मैं फिर ऐड कर दूं कि हमने हर क्लास में AC लगाया हुआ है, हमने हर क्लास में प्रोजेक्टर लगाया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि AC क्यों लगा रहे हैं, आप कुछ और करें। तो हमने कहा था कि हमारा ख्वाब ये है कि वो चीज़ जो लोगों के दस्तरस में नहीं है वो उन तक पहुँचाई जाए। मैं एक चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे उसकी कदर व कीमत मालूम नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, असल हमारा ख्वाब ये था कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक वो हर चीज़ पहुँचाई जाए। प्रोजेक्टर लगा दिया हमने क्लास में, कैमरे लगा दिए कि वो ज़रा सिक्योर फील करें। अच्छा, बजट्स की जहाँ तक बात है तो उसमें हमारे कुछ दोस्त हैं जो हेल्प कर रहे हैं, कुछ यकीनन बेनिफिक्टर्स हैं जो नाम अपना लेना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं लेना चाहते। लेकिन इट्स अ वेरी टफ जॉब, क्योंकि महीने के जब एक्सपेंसेस देते हैं हम तो उसमें हमें काफ़ी एक झटका भी लगता है। एक चीज़ जो बहुत अच्छी हो रही है, बहुत लोग वॉलंटियर कर रहे हैं पढ़ाने वाले, मतलब शहर के बेस्ट स्कूल्स में और कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी में। दोस्त हैं NED यूनिवर्सिटी के, वो पढ़ा रहे हैं, IBA के ग्रेजुएट्स पढ़ा रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स पढ़ा रहे हैं। तो टीचिंग फैकल्टी में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बजट्स अल्लाह कर देता है, बाकी वो जो आप छुट्टी का कह रहे हैं तो उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच निज़ाम साहब। ये सबक जो है जो आपने खुद याद कर लिया है कि किस तरीके से मुल्क और कौम को लेके आगे चल रहा है। हमारे इर्द गिर्द यकीनन इतनी मनफी चीज़ें आ जाती हैं कि कभी कभी हम बतौर इंसान ये भूल जाते हैं कि अशरफुल मखलूक़ात हैं और हम अगर हिम्मत करें तो क्या नहीं कर सकते। और ऑफ दी स्कूल एक ऐसा ही मंसूबा है, इस जैसे और प्रोजेक्ट्स आते जाएं तो माशरे में कितनी ज़्यादा अच्छाई पैदा होगी, ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी सोचने के लिए बड़ी मशअल राह किस्म की चीज़ है। कंट्रोवर्शियली पॉपुलर वीना शोबिज़ ही नहीं, निजी ज़िंदगी में भी अपने मामलात की वैसे ख़बरों में रहती हैं। कहना चाहिए कि उन्हें ख़बरों में रहना आता है। तो हमारे नुमाइंदे रेहान अहमद ने वीना से कुछ ख़ास बातें की हैं, ज़रा देखते हैं। मॉडलिंग, फिल्म, TV, कॉमेडी, पैरोडी और रियलिटी शोज,
शोबिस के इन तमाम मराहिल से गुजरते हुए कंट्रोवर्शियली पॉपुलर होने वाली वीना मलिक काम के लिए पड़ोसी मुल्क गईं तो बेबाकी की इंतहा तक पहुंचने की कोशिश की। बदलाव आया तो मजहब से ऐसा करीब हुई कि शोबिस से किनारा कशी इख्तियार की, मगर फिर ये रुझान बरकरार क्यों न रहा? यही सवाल हमने वीना मलिक के सामने रखा। आपके रुझानात में तब्दीली हमने देखी है पिछले कई सालों के दौरान। कहीं पे आप हमें बहुत बोल्ड काम करती हुई नज़र आई, बड़ी जुर्रत के साथ, पाकिस्तान के सरहद के इस तरफ भी, सरहद के उस तरफ भी। उसके बाद फिर हमने देखा कि सर पे आपने स्कार्फ ले लिया और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एक तरफ हो गई, शोबिस से आपने अलहदगी इख्तियार कर ली। उसके बाद फिर हमने देखा कि आपकी वापसी होती है। तो क्या वजह है आप अपने उसी डगर पे वापस आ गई जो आपका अंदाज था? क्या वजह है? मुश्किल था क्या उस रास्ते पर रहना जो आपने? नहीं, ज़िंदगी में जो इवॉल्व होने का और जो सीखने का प्रोसेस है वो आपका चलता रहता है। आई नेवर क्विट शोबिज़, लेकिन हाँ तकरीबन 2013 से आज तक जो मैंने एक बात सोची थी कि जब तक कोई प्रोजेक्ट जिसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं होगा मैं उसको नहीं करूँगी। तो अभी तक भी मैं किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनी हूँ और जो मेरी जर्नी थी सीखने की वो अभी तक भी चल रही है। आई डोंट नो वेयर आई लैंड अप। और मैं हर दिन अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि मुझे और हिदायत चाहिए। इस वक्त वीना मलिक की जिंदगी दोनों इंतहाओं के दरमियान मौजूद है। एक शादी नाकामी से 2-4 हो चुकी और अगर दूसरी बार शादी का लड्डू खाने का इरादा किया तो अपने शरीके हयात में क्या देखेंगी? वीना मलिक ने अपना जहन बनाया हुआ है। दोबारा शादी का इरादा है? इफ़ एट ऑल आई विल मैरी अगैन इंशाल्लाह ताला। मैं एक दीनदार शख्स से शादी करना पसंद करूंगी, क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है वो आपके साथ जुल्म नहीं कर सकता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो बहुत जालिम शख्स होता है। सो आई वुड लाइक टू मैरी अ गाय हु इज़ गुड लुकिंग एंड आई वुड लाइक टू मैरी अ गाय जिसके साथ आई कैरी फॉरवर्ड माई रिलेशनशिप फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू जन्ना इंशाल्लाह ताला। है कोई? अभी तो कोई नहीं है, बट यस इंशाल्लाह ताला होगा मेरे लिए कहीं ना कहीं। There must be somebody somewhere. तलाश जारी है इसके लिए? नहीं, वो खुद ही आ जाएगा मेरे पास। समा ने वीना मलिक के सामने ये सवाल भी रखा कि क्या वो अपने साबिक शौहर असद खटक से तलाक होने के बाद भी उसके साथ रहती रही थी, और तलाक के बाद बच्चों की तहवील के मामले में क्या झगड़ा रहा। ये भी कहा जाता है आपके हवाले से कि तलाक हो गई थी आपके साबिक शौहर के साथ, फिर मुफ्ती नईम साहब ने कुछ पैचअप करवाया और फिर वो बग़ैर हलाले के जो थी वो आपने कंटिन्यू किया शादी को। ये बात जो है इसकी वजाहत करें। नहीं, ऐसी कोई इसमें कोई हकीकत नहीं है। हमारी खुला हो चुकी थी और मुफ्ती नईम साहब ने मुझे 3 महीने का टाइम दिया था कि 3 महीने में जो हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि वो जो फॉलोअप नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये 3 महीने में एक डिफरेंट इंसान बन के आपको साबित करेंगे कि बहुत अच्छे इंसान हैं एंड ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सो दैट डिड नॉट हैपन एंड फाइनली जो थी खुला एंड तलाक एंड एवरीथिंग आई यू नो वेंट अहेड विद दैट। सो इसमें कोई हकीकत नहीं है। हाँ, खुला के बाद जब वो मेरे बच्चे लेके पाकिस्तान से भागे थे, बच्चों को किडनैप करके लेके गए थे, तब वो दुबई में मेरे ही घर में उन्होंने मेरे बच्चों को रखा था और बच्चों का ख़र्चा, खाना पीना, उनकी नैनीज़, वो सब मैं प्रोवाइड कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं था एंड ही वाज द वन जो कि मेरे घर में रह रहे थे। वीना मलिक की माजी में फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ के साथ भी दोस्ती रही, मगर जब ये दोस्ती दुश्मनी में बदली तो लड़ाई टीवी स्क्रीन तक भी पहुंची। मोहम्मद आसिफ के साथ भी रोमांस का एक सिलसिला था, क्या हुआ था उसके अंदर? फिर मामला जो थे वो क्यों? असल में उसके अंदर कुछ भी नहीं था, इसी वजह से इट्स नॉट देयर। सो इट्स जस्ट दैट वी न्यू ईच अदर एंड वी हैपन टू यू नो met each other quite sometimes और that's all। उसके अंदर कोई रोमांस सोचने वाले तो पता नहीं, लोगों की इमेजिनेशंस बहुत वाइल्ड हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, बट एक्चुअली उसमें there was nothing। शादी और 2 बच्चे होने के बाद भी वीना मलिक सुपर फिट नजर आती हैं, जिसमें इनकी सख्त फिटनेस और डाइट रिजीम का किरदार है। वर्जिश की कितनी अहमियत है आपकी ज़िंदगी में? आई थिंक आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन और बहुत अहमियत है, बहुत ज़्यादा। कैसे, मुझे बताएं। कितना टाइम करती हैं? सुबह कितने बजे सो के उठती हैं? आप आएँ, पुशअप्स लगाएं मेरे साथ। कहते हैं कि यू बिकम व्हाट यू ईट। तो मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अपनी मर्ज़ी से मुझे कुछ खिला सके। आई डोंट रियली
eat food which is recommended by somebody else. It has to cooked by me. मुझे अपना खाना खुद से बनाना और अपनी आंखों के सामने मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या खा रही हूँ. तो मैं खाने के मामले में बहुत पर्टिकुलर, बट मैं बहुत सादा खाना खाती हूँ. मैं कोई बहुत मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड खाना नहीं खाती हूँ. वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन शेक, फ्रूट्स, loads of vegetables, olive oil, almond oil, हर तरह के nuts, मीट, ख़ास तौर पे वाइट मीट, सी फूड, ये मेरा खाना है. तो वीना मलिक की गुफ्तगू उनके फ्यूचर प्लान्स और फिटनेस का ख्याल कैसे रखते हैं ये आपने जाना. भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, सो स्टे विद अस. वेलकम बैक वंस अगेन. अब बात करेंगे उस छोटी सी बच्ची की जो कि है तो छोटी सी, उम्र छोटी है लेकिन उसके काम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं और जो बड़े बच्चे ना उनको काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया. आयसल वहीद की मैं बात कर रही हूँ. आजकल सोशल मीडिया पे हर जाने पाकिस्तान का नाम भी पाकिस्तान का नाम भी उन्होंने रोशन किया हुआ है और साथ ही साथ अपने वालिदैन का नाम भी फ़ख्र से बुलंद किया हुआ है. आयसल वहीद ने कारनामा ये अंजाम दिया है कि 11 बरस की उम्र में, यानी सिर्फ 11 साल की जो उनकी उम्र है, उसमें उन्होंने 6 किताबें लिखी हैं जो कि अमेज़ॉन पे मौजूद हैं और ये 6 किताबें मुख्तलिफ मज़ामीन पर हैं. यानी जो बच्चे इस उम्र के हैं या इससे बड़ी उम्र के थोड़े से बच्चे हैं यानी कि टीनेजर्स जो हैं वो इजीली एक्सेस हासिल कर सकते हैं और इजीली पढ़ भी सकते हैं. अब आप ये देखें कि एक बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ है 11 साल, वो ये कैसे कारनामा सर अंजाम दे सकती है. ज़ाहिर सी बात है पेरेंट्स की सपोर्ट होती है और घर का माहौल बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अगर आयसल की किताबों की बात करें तो एक किताब अखलाकी किरदार और बच्चों की नज़मों से मुतालिक भी है और बाकी जो किताबें हैं इनकी, उसमें क्या क्या डेटा है, उसमें कितनी मालूमात है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, और सबसे बड़ी बात कि आयसल को ये शौक कैसे पैदा हुआ. फैसल, हम जानेंगे. आई थिंक आयसल हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं. जी बिल्कुल, आयसल हमारे साथ ही मौजूद है. आयसल वहीद जो कि यंग राइटर हैं और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतने बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं. अमेज़ॉन पे भी वो शाया हो चुकी हैं. तो आयसल से बात करते हैं. हेलो आयसल, दिस इज़ फैसल टॉकिंग टू यू. हाउ आर यू डूइंग टुडे? Hi, I'm great. How are you? I'm fine. अच्छा, मुझे ये बताएं कि you've been at the age of 11 and you've written 6 books. आज के दौर में बच्चे स्मार्टफोन पे लगे हुए हैं. They use digital media a lot. तो इस दौर में how were you inclined to write rather than playing on your phone? Well, since I was a kid, my parents used to give me tiny books. And as I grew older, those books also grew bigger. And when quarantine rolled around, my father, since he knew I liked reading a lot, decided to put me in a few courses in which I learned how to do creative writing. And my sister had already published a book like a month or two before I published my own. And she was one of the inspirations which helped me to come up with the thought of what if I wrote my own book and what if I published it? What if I became the light at the end of a tunnel? What if I inspired others and what if I was a source of positivity for others? Because at that time, it was in 2020, around March, and it was like Corona was much worse back then and it was at the peak of COVID. Things were horrifying and terrible because I'm sure no one had heard of Corona and things were really bad back then. And so I thought, what if I was a positivity? What if I helped others? And what if I made their day? And so with those hopes, I published my first book. Okay. How many... okay. Aysel, tell me please... जी. अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आयसल, प्लीज़ मुझे बताएं कि हु इज़ योर सपोर्ट सिस्टम, योर फादर, योर मदर, प्लीज़ ये, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है ना जो आपकी एज के बच्चे हैं, ताकि पता चले कि अम्मा अब्बा में से कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है. Well, in my family, everyone has helped me. My mother helped me with the illustrations and she gave me lots of ideas. She worked day and night just to make the illustrations. And she was also there with me through the publication process. My father was there he was there with me in the publication process and he told me not to give up and he was a big source of motivation. My sister was a source of inspiration and she also gave me lots of ideas because she also does creative writing.
and my teachers are there too. I would also ask them to check my writing every once in a while. Okay. What topics have you selected for your books, Aisal? And how do you conceive the plot, the plan, the whole idea? Well, all of my books come from a 9. And since my 9 is like really creative, I can get inspired from the tiny little things in life. I can get inspired from simple pen. I can get inspired from school, a chip socket, anything really. And all of my books are fantasy fiction. Some of them have morals behind them, while others don't. Okay, and who is your inspiration? Well, when I was a kid, I used to read lots of books, like I've already said. One of the authors which I used to love reading was Enid Blyton, and she was also a lot of inspiration because I still read some of her books to this day. My sister was also a big inspiration, like I said. She had published her own book that night. I thought it was really cool, and she was also there for me. But Aisal, what's the journey from writing a book to publishing it at the biggest level of Amazon? Well, writing, as I've said, can come from anything, and you need you can need inspiration to begin, and so you can get inspired from anything. And the biggest step for me, and the hardest one, would have been editing it. It's one thing to write it, but it's harder to edit it than write it, because you have to read it from the reader's blog, and not the writers, because you need to write. Okay. Okay. आइसल, फैसल, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप इनसे पूछें कि इनकी डेली रूटीन क्या है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, स्पेशली 11 साल के बच्चे, उनके हाथों से तो मोबाइल जाता ही नहीं है ना, माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं. अच्छा, Aisal, I was looking at some pictures of yours as well. You are not just into writing books, but you are also into riding horses and doing plenty of other stuff. How do you manage all this thing? My co-anchor is asking you about the routine that you follow daily, along with your studies and all the co-curricular activities. How do you manage all the things? Well, you see, since writing and all of those other activities are kind of what I love doing, I always like to find time for it. Like, for example, I have specific times I go horse riding, and then other times I do basketball or ice skating. And I also have, and whenever I have time in between my activities and school, I like to write. ठीक है, आइसल वहीद हमारे साथ मौजूद थी और गुफ्तगू कर रही थी. और थैंक यू सो मच आइसल. और जो हम बात करते हैं ना छोटे बच्चों के, जैसे कि इन्होंने कहा भी कि घर का माहौल जो होता है ना, वो बड़ा मैटर करता है आपके ब्रॉटअप में, आपकी ग्रूमिंग में, और आपको आगे बढ़ाने में. अगर आपको सारा वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना और आपके घर में बड़े कुछ नहीं कहेंगे, फिर आप बस मोबाइल ही इस्तेमाल करते रहेंगे. पाकिस्तान के लिए अच्छी बात ये भी है कि यहाँ गैर मुल्की भी अब माहौलियात की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं. तो ब्रिटिश काउंसिल ने इसी सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों यूथ इन क्लाइमेट एक्शन 2021 समिट का इनेकाद किया, जहाँ इस बात पर बहस की गई कि किस तरह नौजवानों को इस मामले में शामिल किया जा सकता है. माहौलियाती तब्दीली में अपना किरदार अदा करने के लिए नौजवानों में कैसे आगाही को बढ़ाया जा सकता है. एक रिपोर्ट भी पेश की गई कि ब्रिटिश काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन ने माहौलियात के बारे में क्या जो है वो लोगों को बताया, इस मामले पर कैसे बात की जाए, किस तरह एक कुव्वत एक ताकत बनकर माहौलियात के बारे में ज़्यादा सरगर्म होकर हुकूमत के साथ मिलकर ज़्यादा मरबूत हिकमत अमली बनाई जा सके. तो इस सब पे हम बात करेंगे. इस प्रोग्राम ये जो है, इसके सरबरा तलहा चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं. तो तलहा, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था ये, ख़ास तौर पे यूथ को एंगेज करना. तो पाकिस्तान में माहौलियात की बेहतरी के लिए ब्रिटिश काउंसिल क्या कर चुकी है, क्या और मज़ीद करना चाहती है, बताइए. वालेकुम अस्सलाम फैसल. सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम का और समा का बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया.
और इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने का मौका दिया। और जिस तरह आपने कहा कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए और बल्कि पूरी दुनिया के लिए, और इसके लिए सबको मिल बैठकर कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम इस चैलेंज को कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जहाँ तक ब्रिटिश काउंसिल का ताल्लुक है, तो ब्रिटिश काउंसिल का, क्योंकि अभी ब्रिटिश काउंसिल ने COP26 जो कॉन्फ्रेंस थी उसकी सरबराही भी की, तो ब्रिटिश काउंसिल ने इसका 3 ईयर्स में 3 सतह के ऊपर इसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो जिस तरह जिक्र हुआ पहले भी कि ब्रिटिश काउंसिल एक्सटेंसिव काम कर रही है रिसर्च के ऊपर, ताकि हमारे पास सबसे पहले एक रिसर्च एविडेंस क्रिएट हो सके कि लोगों का एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, लोगों की एग्जिस्टिंग अवेयरनेस क्या है अबाउट क्लाइमेट चेंज, या अभी एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स क्या चल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा दूसरा काम है उसमें हम यंग लोगों के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में यूथ बल्ज है, मोर देन 65% इज ऑफ आवर पॉपुलेशन इज ऑफ यंग पीपल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नौजवान लोगों को एंगेज कर सकें, नौजवान लोग जो है वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेके आ सकें माहौलियाती तब्दीली को रिस्पॉन्ड करने के लिए। एक हम इस सतह के ऊपर काम कर रहे हैं कि नौजवानों लोगों को एंगेज करें, उनको अवेयरनेस दें, उनको इनकरेज करें कि वो अपनी लेवल के ऊपर, चाहे वो देहात हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो यूसी लेवल हो, उसके अंदर अपने लेवल के ऊपर इनिशिएटिव्स लेके आएँ। और इसके साथ साथ ब्रिटिश काउंसिल ये भी कोशिश कर रहा है कि एक मैथ लेवल के ऊपर नॉलेज क्रिएट किया जाए, जिसमें हम ग्रीन स्कॉलरशिप्स, ब्रिटिश काउंसिल यूके गवर्नमेंट की मदद से हम लोग ग्रीन स्कॉलरशिप्स देते हैं। इसके अलावा रिसेंटली हमने एक ग्रांट चैलेंज फंड अनाउंस किया, जिसमें हमने तमाम नौजवानों को मदऊ किया, उनको कहा कि आपके पास अगर क्रिएटिव सोल्यूशन है तो आप हमारे पास लेकर आएँ, हम आपको टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे और इसके साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। एंड आई वाज ब्लोन अवे विद द सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस दे ब्रॉट। अब वो चाहे वो मुल्तान से आए हुए सॉल्यूशंस हों, चाहे वो सिंध से आए हुए सॉल्यूशंस हो या बलूचिस्तान से आए हों, तो मुझे ये लगता है कि अगर हम पर्टिकुलरली नौजवान लोगों के ऊपर फोकस करें और उनको इनकरेज करें, उनको अवेयरनेस दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि क्लाइमेट चेंज का चैलेंज इतना बड़ा है कि हम उसको रिस्पॉन्ड ना कर सकें। बिल्कुल तलहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यंग जनरेशन को जब आप किसी भी सब्जेक्ट पे इंगेज करते हैं अपने साथ, तो उसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा बेहतर इसलिए आता है क्योंकि हमारा जो यंग टैलेंट है वो काफ़ी समझदार हो गया है। लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूँगी कि रिस्पांस अभी तक आपको कैसा मिला है? जैसे कि आप बता भी रहे हैं प्रोजेक्ट, फिर इसके अलावा आप बता रहे हैं कि स्कॉलरशिप है, इसके अलावा आप बता रहे हैं कि यंग जनरेशन को जिस तरह सब्जेक्ट पे इन्वॉल्व किया गया है, तो ओवरऑल इसका रिस्पॉन्स अभी तक कैसा है? असमा, इसमें रिस्पांस के दो पहलू हैं। एक रिस्पांस हमने ये देखा कि अभी मौजूदा लेवल के ऊपर अवेयरनेस कितनी है, अवेयरनेस का फुकदान है। हमें लगता है कि नौजवान लोगों के लिए नॉलेज क्रिएट करने की ज़रूरत है, हमें उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। ये एक तो हमारी रिसर्च के अंदर ये चीज़ बहुत वाज़ेह होकर सामने आई कि बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन है और ख़ास तौर पर जो नौजवान लोगों की पॉपुलेशन है, उनको क्लाइमेट चेंज के दरअसल जो की चैलेंजेस हैं उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमने उनसे ये भी पूछा अपनी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर कि हाउ कीन आर यू टू रिस्पॉन्ड और टू टेक इनिशिएटिव। और वो जिस तरह हमने पहले बात की कि हमारे नौजवान, चाहे वो कोई भी चैलेंज हो, वो चाहे तालीम का हो, कहीं भी हो, अपने इनिशिएटिव्स, अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने में बिल्कुल नहीं कतराते। और यहाँ भी यही था कि मोर देन 85% जो हमारे रिस्पॉन्डेंट्स थे उन्होंने कहा कि वी रियली वांट टू बी इन्वॉल्व, वी आर रियली कीन टू टेक इनिशिएटिव एट आवर ओन लेवल्स। और उसके अंदर अब मौजूदा तौर पे रिक्वायरमेंट ये है कि क्योंकि वो कीननेस है, एक एनर्जी है, सिर्फ उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। चाहे वो हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू करें, चाहे वो हम ब्रिटिश काउंसिल अपने लेवल के ऊपर करें, या बाकी और जो आलमी इदारे या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ काम कर रही हैं उनके लेवल के ऊपर करें। लेकिन आई थिंक दे आर मोर देन ईगर एंड सो फार जितने हमने चैलेंज फंड या बाकी और इनिशिएटिव्स दिए हैं, द रिस्पांस हैज बीन मैसिव। इट हैज बीन अ वेरी कंपेटिटिव प्रोसेस। ऑब्वियसली हमारे पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के लिए देयर आर large number of young people who really want to engage and really want to make sure कि they are playing their part to respond to climate challenge। अच्छा तला साहब, आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दें कि पाकिस्तान डिफरेंट प्रोविंसेस, डिफरेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस, कहीं पे आइस कैप्स पिघल रहे हैं, कहीं पे दरख्त कट रहे हैं और कहीं पे ड्रॉट है। थर जैसे इलाके जहाँ पे पानी की कमी होती जा रही है, और जो हमारा नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पे फ्लडिंग ज़्यादा होती जा रही है क्योंकि कार्बन एमिशन से वहाँ पे आइस कैप्स हमारे पिघलते जा रहे हैं।
तो ये बड़ा मेहनत किस्म का टास्क है। आगे आप लोगों के मज़ीद क्या क्या प्लान्स हैं इस मेहनत टास्क को कवर करने के लिए, ये बताएं शॉर्टली। इसमें हम अब आगे चलकर भी अपना रिसर्च का जो काम है वो इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। और इसके साथ साथ बिल्कुल आपने सही कहा फैसल कि डाइवर्स चैलेंजेस हैं, डाइवर्स एरिया है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे हमारी जो ताकत है वो जो नौजवान लोग हैं। अगर हम नौजवान लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जो हम कर रहे हैं, हमने एक और राउंड अनाउंस किया है चैलेंज फंड का, जिसके अंदर हम नौजवान लोगों को इन्वाइट किया है, चाहे वो बलोचिस्तान से हों, गिलगित से हों, KPK से हों, सिंध से हो, पंजाब से हों, कश्मीर से हों, उनको इन्वाइट किया है कि आप अपने इलाके के चैलेंजेस को देखें और फिर आप खुद डिवाइस करें सोल्यूशन। आपको क्या लगता है कि इन चैलेंजेस को किस तरह रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, और फिर हम आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज भी देंगे, चाहे वो UK से आए हों टेक्निकल एक्सपर्टीज, चाहे पाकिस्तान में बैठे हुए एक्सपर्ट्स हों, और उसके साथ साथ हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे ताकि आप इन इनिशिएटिव्स को ले सकें, इनको स्केल कर सकें। और मैं जाते जाते आपको बताता चलूँ कि हमारे पास बेशुमार ऐसी मिसालें आई हैं। बलूचिस्तान के अंदर कुछ नौजवान हैं जो ये स्क्रैप टायर्स होते हैं उनसे स्कूल के फर्नीचर्स बना रहे हैं। लाहौर के अंदर स्क्रैप टायर से बच्चे पहनने वाले जूते बना रहे हैं। सो मतलब दे आर कमिंग अप विद क्रिएटिव सॉल्यूशन। ज़रूरत इस अमर की है कि हम एक कोलैबोरेटिव एक एफर्ट करें, जिसमें हम हाथ मिलाकर गवर्नमेंट के साथ और बाकी इदारों के साथ मिलकर सॉल्यूशंस डिवाइस करें और उसमें नौजवान लोगों को ज़रूर इंगेज करें। और इसमें जाते जाते मैं ये भी कहूँगा कि आई थिंक इसमें हमारी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर भी आया कि टेलीविज़न जो है नौजवान लोगों के मुताबिक एक सबसे ज़्यादा रिलायबल मीडियम है जिसके थ्रू ये अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। सो आप जैसे प्रोग्राम्स जो हैं वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्लाइमेट चेंज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करें। और एक और चीज़ हमने अभी रिसेंट पास में देखा, बल्कि शायद हफ्ते पहले ही, कि जब स्टबल हम बर्न करते हैं तो उसका कितना बुरा इफ़ेक्ट आता है। क्या आप लोगों ने जो यूथ को एंगेज किया है, आर दे मेनली फ्रॉम द सिटी बैकग्राउंड या फिर देही इलाकों के भी लोग हैं? क्योंकि आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि जो हमारी जितनी पल्यूशन और जितना जो कार्बन एमिशन वहाँ हो रहा है देही इलाकों में, इट्स मोर और लेस इक्वल टू शहरी इलाके। हम रियलाइज़ नहीं करते ये। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि हमारा खुद का भी यही फोकस था। अगर हम अपनी रिसर्च के रिस्पोंडेंट्स में आपको बताऊं तो हमारे मोर देन 60% जो रिस्पोंडेंट्स थे वो देहाती इलाकों से थे। इसी तरह अगर मैं चैलेंज फंड की बात करूं या हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करूं तो उन सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर भी हमने शहरी आबादी के साथ साथ ज़्यादा फोकस देहाती आबादी पर रखा है, क्योंकि शहर के अंदर फिर भी किसी न किसी तरीके से आपको अवेयरनेस मिलने के मौके ज़्यादा होते हैं, लेकिन देहाती इलाकों के अंदर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अवेयरनेस की कमी होती है और फिर उसके बाद सेंसिटाइजेशन क्रिएट करने के चांसेस भी कम होते हैं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि देहाती इलाकों के जो नौजवान हैं उनको इंगेज करें और अभी तक हमने अपनी इनिशिएटिव में 60% से ज़्यादा उन नौजवानों को रीच आउट करने की कोशिश की है जो रूरल एरिया से हैं। वेलकम बैक। अब बात करते हैं कि नन्हे से कीड़े की, जिसकी अपनी ज़िंदगी तो बहुत कम होती है लेकिन वो इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। अब ये मिथ क्या है, इसकी ज़िंदगी अपनी क्यों कम होती है, इसकी लाइफ लाइन शेल्फ लाइन कम क्या कुदरती तौर पर है, इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इस पर हम डिस्कशन करेंगे। हल्के सफ़ेद रंग के कीड़े हजारों ख़वातीन की जिंदगियां बदल रहे हैं। छांगा मांगा के इस इलाके में हर तीसरा घर कीड़ों की अफजाइश कर रहा है। छोटा सा रेशम का कीड़ा, जिसकी उम्र बमुश्किल 4 हफ्ते भी नहीं होगी, अपनी इस जिंदगी में 4 दफा सोता है। आखिरी हफ्ते की नींद के बाद जब आंख खुलती है तो बेतहाशा खाना मांगता है। छांगा मांगा की खवातीन इनकी भूख मिटाने के लिए 100 एकड़ के शहतूत के जंगल से रोजाना ढेरों पत्तों का बंदोबस्त करती हैं। फिर कल चौथी नींदर उठते ने उसले ना अपना फिर असी बड़े पत्थर पाई देने 4-4 खुराकां 5-5 खुराकां फिर 3-3 4-4 मन आंदे एक खुराक ते मन पत्थर खा जांदे ने फिर 4-5 खुराकां लाइए ते फिर अपना कीड़े सैट रहिंदे ने
ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਲਬ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕੱच्चे ने वो फिर पत्थर खाते तो किहड़े पीले ने वो फिर मुठ्ठे ते चाड़ जाते हैं। कीड़े का जब पेट भर जाए तो फिर ये थूक उगलना शुरू करता है। लेकिन अगर दर्जा हरारत में कमी बेशी हो जाए तो कुछ कीड़े ऐसा नहीं भी करते। रेशम के जिस कीड़े पर सिलवटें पड़ जाती हैं वो बीमार हो जाता है और मालिक के लिए बेकार हो जाता है। बीमार कीड़ा रेशम खारिज करने के काबिल नहीं रहता और ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगले 72 घंटे तक कीड़ा अपना सर घुमाकर रेशम बनाएगा। खवातीन इस खोल से अपना मुस्तकबिल बुनेगी। फिर असीं इहो ਜਿਹੇ मुठ्ठे ला देने, ला के ते फिर असीं इन्हां ते ਜਿਹੜੇ सही कीड़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਟੋ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਟੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ ਸੱਟਿਆ ਵਾਲੀਆਂ। रेशम के खरीदार इस काकून को गर्म पानी में डालते हैं और इसके अंदर कैद कीड़ों की जिंदगी का ये आखिरी दिन होता है। इस मरहले में रेशम के कीड़े ने खुद को इस सिल्क काकून में महफूज कर लिया है। खाम रेशम तैयार हो चुका है और 1 माह की मेहनत के बाद खवातीन की मेहनत भी अब यहाँ ख़त्म होती है और अपना मुआवजा ये हासिल कर लेंगे। 70 डिग्री टेम्परेचर पर खोल से रेशे अलग होते हैं और 7 मशीनों पर रेशम का खालिस धागा तैयार होता रहता है। 1 किलो खोल से तकरीबन 1200 ग्राम रेशम हासिल होता है। ये धागा इंतहाई महंगा और मयारी होता है। माल प्रोड्यूस होने के बाद आता है तो पर केजी हम उनसे 1100 रुपये ख़रीदते हैं और उसको जब खुश्क करते हैं तो वो लगभग 3300 से लेके 3500 रुपये पर केजी खुश्क माल हमें पड़ता है। ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है कि अगर ये हमें 10,000 रुपये केजी धागा पड़ रहा है तो हमें उम्मीद है कि कपड़ा बनाने के बाद ये 20-22 हज़ार रुपये केजी कपड़ा जाएगा। इन तमाम ख़ानदानों को महकमा रेशम परवरी मुख्तलिफ मौक़ों पर ताउन फ्राहम करता रहता है। एक फैमिली जो है 1 पैकेट पालती है तो उसको 30-35 हज़ार रुपया मिनिमम इनकम हो जाती है। 2 सीज़न में ये इनकम जो है डबल हो जाती है। अगर वो 2 पैकेट पाल लेते हैं तो इनकम जो है इससे भी 1-1.5 लाख रुपया तक पहुंच जाती है। और दूसरा हम उनको सिल्क सीड ऐसा प्रोवाइड करते हैं जो रेजिस्टेंट होता है, डिजीज़ फ्री होता है, ताकि मॉर्टेलिटी जो है वो ना हो सके। कीड़े के थूक से शुरू होने वाली कहानी बेहतरीन महंगे कपड़े पर ख़त्म होती है। कुछ माह बाद नए कीड़े बड़े होंगे तो रोजगार फिर चल पड़ेगा। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ शाहीन निशाल, छांगा मांगा। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और एक कीड़े के थूक से ये कहानी शुरू होती है और देखें कि कितने महंगे धागे यानी रेशम का धागा जो कि बहुत नायाब है और जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहाँ पर तो खैर इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में और फिर जब बाहर एक्सपोर्ट भी होता है तो कितना महंगा जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मोहम्मद दिलदार, प्रोफेसर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद हैं आप। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक नन्हा सा कीड़ा जिसकी अपनी ज़िंदगी तो बहुत कम है लेकिन वो बहुत फ़ायदा देता है, बहुत मुनाफा बख्श है, लेकिन इसकी अफजाइश कम भी होती है और कभी कभी ख़तरे में भी पड़ जाती है। क्या कमेंट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया समा टीवी का कि उन्होंने एक बहुत ही जो है वो फ़ायदामंद एक घरेलू सनत पे जो है मुझे बात करने का मौका दिया है। मैं काफ़ी अरसे से इस रेशम के कीड़े पे और इससे हासिल होने वाले सिल्क पे जो है वो काम कर रहा हूँ। ये सिल्क प्रोडक्शन पाकिस्तान में जो है सिल्क प्रोडक्शन की जो तारीख़ है वो बहुत पुरानी है। ये पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने से शुरू होती है। जब ये तकरीबन कोई 400 पैकेट से की जो है इससे सिल्क जो है वो रेशम का कीड़ा पड़ रहा था पाकिस्तान में, बाद में इसमें बढ़ोतरी आई और जो 80 की दहाई है
उसमें ये 5000 पैकेट्स तक जो है वो इसकी अफजाइश जो है वो पहुंची। लेकिन उसके बाद इसमें जो है वो तदरीज कमी आती गई और अब सूरत हाल जो है वो बहुत ही कह लें कि काबिल रहम है कि पाकिस्तान में जो है वो सिल्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारी अपनी ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। हमें तकरीबन जो है हमारी ज़रूरियात का 90% हिस्सा जो है वो सिल्क हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है और 10% से कम जो है वो हम हमारी ज़रूरियात को जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है वो पूरा कर रही है। उससे उसकी जो है वो उसकी 3-4 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से को पूरा करना अपना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मैं तो एक ये चाहूँगी कि अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, सेकंड मेरा सवाल भी लीजिएगा कि फिर हमें किस लेवल पर जाके कौन कौन से स्टेप्स करने की ज़रूरत है, क्या है हमारी ये घरेलू सनत तबाह ना हो। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। 3-4 जो है वो वजूहात हैं जिसकी वजह से कमी का बायस बना है। उसमें हमारे पास जो है वो उस मिकदार में सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि सीड जो है ये एक बुनियादी ज़रूरत है रेशम की इसको परवान चढ़ाने के लिए, जो हमारा मुल्क जो है वो पूरा नहीं कर रहा। हमारे मुल्क में जो है सीड प्रोडक्शन जितनी भी इस वक्त फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं उनको सीड प्रोवाइड किया जा रहा है वो इम्पोर्टेड होता है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम जो है अपने मुल्क में इतना खुद कफ़ील हो जाएं कि हम ज़रूरियात पूरा करने के लिए जितना हमें जो है सिल्क सीड की ज़रूरत है वो हम खुद प्रोड्यूस करें और क्वालिटी का सीड प्रोड्यूस करें जो डिज़ीज़ को रेजिस्टेंस हो, जो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन जो हैं उनको रेजिस्टेंस हो। ये एक फैक्टर है और ये इसकी जो है वो कह लें आप इक़दामात करने की ज़रूरत है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारे जो है वो सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो शहतूत के पत्ते जो है दरख्त बागात जो है वो होने चाहिए, जो कि ना होने के बराबर हैं। 1000 एकड़ से भी कम जो है वो अब मलबरी के बागात हमारे मुल्क में रह गए हैं। आप छांगा मांगा को देख लें, कभी ये हब था सिल्क का और इसमें बागात जो है वो हज़ारों एकड़्स पे थे। अब वो छांगा मांगा बिल्कुल साफ़ हो चुका है, वहाँ पे इतने बागात इसके शहतूत के नहीं हैं कि वो वहाँ पे काम करने वाली फैमिली जो हैं उनको शहतूत के पत्ते जो है वो मुहैया कर सकें। चीचावतनी का मैंने विज़िट किया था, चीचावतनी में भी जो सूरत हाल, कभी वो जंगल था शहतूतों का, अब वो ना होने के बराबर है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि शहतूत के बागात भी एक पैकेट पालने के लिए हमें कम से कम 20 से 25 जो है वो एक अच्छे जो है वो इसके दरख्त जो हैं वो चाहिए होते हैं, जो कि एक पैकेट्स के कीड़ों को पालने के लिए काफ़ी होते हैं और हमें हज़ारों एकड़ पे इस शहतूत के बागात को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। तीसरी जो बड़ी वजह है इसकी कमी की, वो हमारे पास जो है वो इसकी मार्केट जो है, मार्केट में मार्केट की वैल्यू जो है इसकी सिल्क वर्म की जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करती हैं, वो ना होने के बराबर है। 1000 से 1500 पर केजी जो है वो कोकून जो है वो ख़रीदी जाती हैं, जो कि एक फार्मर्स के लिए जो है वो उसका अगर ये कीमतें जो है वो हुकूमत जो है इसकी तरफ तवज्जो दे और रीज़नेबल जो है वो कीमतें 3 से 4000 रुपया पर केजी हो, तो बहुत सारी फैमिली जो हैं वो इस तरफ आने को तैयार होंगी। चौथी वजह जो है हमारी फैमिलीज़ जो इस सिल्क वर्म इस घरेलू सनत में जो है वो इन्वॉल्व होती हैं वो अब ना होने के बराबर हैं। इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया में 20 से 25% ख़ानदान ऐसे हैं जो कि सिल्क वर्म इस घरेलू सनत में जो है वो अपना काम किए हुए हैं और फ़ायदा कमा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो है 0.03% से भी कम फैमिलीज़ हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया जाए, इसकी तादाद को बढ़ाया जाए ताकि इस सनत को जो है वो हम एक अच्छे जो है सनती बुनियादों पर जो है वो इसको लेके जा सके। तो ये बड़ी वजूहात हैं जो कि इसकी कमी का बायस बनी हैं और इन्हीं वजूहात को जो है वो अब इसमें दूर करने की ज़रूरत है। इसमें जो है हुकूमत को भी अपना जो है वो रोल अदा करना चाहिए और ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि इस सनत को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकें। अब बात कि इसको सिल्क वर्म को जो है वो पालना एक बहुत ही जो है वो साइंटिफिक वे है और एक किसान जो है वो एक पालने वाली फैमिली जो है उसको इसके तमाम मराहल जो हैं उनको जानना और उन तमाम मराहल के दौरान क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है उसको ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही हमारे साथ मौजूद थे।
यह है कि स्पेन का शहर वैलेंसिया, यहाँ पे हुआ वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप और जहाज़ेब हफीज़ ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। फिजिक एंड फिटनेस कैटेगरी में गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है और बॉडी बिल्डिंग के खेल में पाकिस्तान का ये पहला मेडल है। इसके अलावा जहाज़ेब हफीज़ ने क्लासिक कैटेगरी में चांदी का तमगा भी हासिल किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जहाज़ेब हफीज़, उनसे हम अब बातें। जहाज़ेब भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यार सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि डोले जो है वो कितने इंच के बनाए हुए हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। वैसे अगर देखूं तो मे बी नहीं 18.5 इंचेस। 18.5 ज़बरदस्त। और ना सिर्फ ये बल्कि आपके बाइसेप, ट्राइसेप और दीगर मसल्स बनाने में, कंपटीशन की तैयारी करने में कितना आपको टाइम लगा? ये मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि वो लड़के, वो बच्चे जो आज देख लेते हैं कोई तस्वीर और वो पहुंच जाते हैं जिम, फिर वो देखते हैं ऊपर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तस्वीर और वो कहते हैं कि बस 3 महीने में मुझे बना दो। ट्रेनर को कहते हैं यार ये मैंने 3 महीने में मुझे बनानी है। तो ज़रा मुझे बताएं इस पूरे कंपटीशन के लिए तैयारी में कितना आपको टाइम लगा? इट्स अ लॉन्ग जर्नी। कंपटीशन की तैयारी तो हम साल एक में कर लेते हैं, लेकिन नॉन स्टॉप बहुत देर से चल रहे होते हैं। कंपटीशन ये नहीं है कि अगर अभी आप उठे और जाओ वो जो मैं साल में कंपटीशन लड़ना और मैं लड़ लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बहुत से साल हो गए, 7-8 साल हो गए नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करते हुए। 2019 में भी कम्पीट किया था, फिर उसके बाद से भी नॉन स्टॉप चल रहे हैं और 1 साल कम से कम चाहिए आपको प्रॉपर बॉडी बिल्डर को कंपटीशन की तैयारी के लिए। उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है कि आप बोलें 3-4-6 महीने में मैं तैयार हो जाऊंगा और कोई भी कम्पीट कर लूँगा। इट्स इम्पॉसिबल। आपको बहुत चीज़ों पे काम करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, डाइट प्लान से लेके ट्रेनिंग शेड्यूल से लेके आपकी नींद से लेके आपका किचन, हर चीज़। तो मिनिमम 1 ईयर आपको चाहिए कंपटीशन के लिए अच्छा तैयार होने के लिए। सही। अच्छा, अब जहाज़ेब जैसे हमने जिक्र भी किया ना कि माशाल्लाह मेडल आपने हासिल किया और फिर कौम का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया, इस पे कितनी खुशी महसूस हो रही है? क्योंकि हमारे यहाँ जो खेलों का हाल है वो आप क्रिकेट के अलावा किसी भी खेल की बात कर लेना तो उतने खुश लोग नज़र नहीं आते, लेकिन ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि सुबह के वक्त हमारा मूड भी ज़रा खुशगवार कर देती हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी होती है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। व्हेन यू कम्पीट इन इंटरनेशनल लेवल्स और वहाँ पे आप उनको बीट करते हैं, ख़ास तौर पे आपके हमसाय ममालिकों के लोग आए होते हैं, इर्द गिर्द के और बहुत से इंटरनेशनल एथलीट्स होते हैं, तब आप ऐसे लोगों को कम्पीट करते हो और इनको विन करते हैं तो वो लेवल कुछ और हो जाता है। वो गोल्ड ले लेना, उसमें विन कर जाना कैटेगरी, उसको आप बयान नहीं कर सकते शायद अल्फाजों में, क्योंकि हमारी स्पोर्ट को कोई ज़्यादा मोटिवेशन नहीं दी जाती, हमारे को कोई सपोर्ट नहीं किया जाता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में आज क्रिकेट को भी बस थोड़ा सा देखा जाता है, वो भी अगर कोई परफॉर्म कर रहे हो, अगर हम 4 मैच नहीं जीते हैं तो हम लोग क्रिकेट खेलना देखना भी छोड़ देते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग को तो कोई देखता ही नहीं है। हम लोग बहुत सी मेहनत करते हैं, शायद कभी कभी लगता है उनसे बहुत ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन अपने लिए करते हैं। फिर तब मुल्क के लिए खेलें तो उसका नाम रोशन हो जाए, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें। बिल्कुल। अच्छा जहाज़ेब भाई, ये अब ज़रा थोड़ी टेक्निकल बात हो जाए। आप पोडियम पे आए, आपने पोजिंग की और उसके बाद मेडल अपने नाम किया। कौन कौन से दीगर ममालिक थे यहाँ पे जिनको आपने बीट किया है? अपनी गोल्ड की और सिल्वर की थोड़ी सी मुझे जर्नी बताएं और दोनों जो कैटेगरीज डिफरेंट हैं उनमें फ़र्क क्या है ये भी बताइए। बेसिकली एक कैटेगरी जिसमें मैं सिल्वर लिया है वो है फिज़ीक हाइट क्लासिक। इसमें क्या होता है, फिज़ीक हाइट वेट 3-4 चीज़ें काउंट होती हैं। होना आपको लीन ही होता है, स्मार्टी फिगर के साथ जाना होता है और इसके अंदर मैं सेकंड हुआ। कोशिश बहुत की, लेकिन लाजमी बात है कोई हमसे ज़्यादा बेहतर भी होके आए होते हैं, वो जीत गए। उसकी वो कंडीशंस कुछ और होती हैं। फिर एक फ़िज़ीक है, फ़िज़ीक जो लॉन्ग शॉट जिसको हम बजाना शॉट्स कहते हैं, उसके अंदर हम लोग खेलते हैं। इसके अंदर भी आपको लीन स्मार्ट रहना पड़ता है और बड़ा क्लासी सी फिगर रखनी पड़ती है, वो होता है। और जो मुल्कों की बात रहेगी उसमें इंडिया, स्पेन, इटली, पेरिस, फ्रांस से बहुत से, यूरोप बहुत कंट्रीज़ थी, एशिया पैसिफिकली बहुत ज़्यादा लोग थे, इंडिया से थे, यूएई की कुछ लोग थे, इसी तरह ईरान इराक से कुछ साइड से थे। वर्ल्ड के हर लिहाज से लोग आए हुए थे और इट्स अ बिग कंपटीशन और काफ़ी ज़्यादा लोग थे वहाँ पे।
सही। अच्छा जानज़ेब, जैसे माशाल्लाह से आप बता भी रहे हैं फिज़ीक के हवाले से, फ़िटनेस के हवाले से, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ता है इस तरह की बॉडी बनाने के लिए, या इस तरह के पंजाब में देखिए डोले शोले बनाने के लिए, और फिर पंजाब की ग़िज़ाएँ भी बहुत देसी होती हैं। तो प्लीज़ मुझे बताएं। सच्ची बात कहूँ तो बिल्कुल खाना पड़ता है। जी। अगर आपको सच्ची बताऊँ तो बिल्कुल खाना पड़ता है। हम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा ही खाते हैं, लेकिन खाते बहुत साफ़ हैं और थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। बस थोड़ा सा एक फ़र्क है। तो हम क्या लोग डाइट प्लान मीठा है? नहीं खाते। हम डाइट प्लान बहुत मुश्किल है। डाइट प्लान इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। डाइट प्लान हमारा सोते हुए शुरू हो जाता है। हमने उठना, सोना, खाना होता है, और एवरी 2 आवर्स वी गेट मील, और सारा दिन हम खाते रहते हैं। लेकिन हमारे मील्स बहुत थोड़े थोड़े से होते हैं, साफ से होते हैं। फ़िश, बेसिकली एग्स और चिकन, दे आर द मेन थिंग्स, और साथ राइस। ये हमारी मेन आइटम्स हैं जो एक बॉडी बिल्डर नॉर्मल रूटीन में लेता है सारा दिन, उसको लेके चलता है। तो वो बिल्कुल अगर आप लोग कोई देखता है हमें तो कहता है आप हर थोड़ी देर बाद खा रहे होते हो, लेकिन वो इतना क्लीन डाइट होती है कि वो डाइजेस्ट बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा जानज़ेब भाई, गुड कार्ब, हाँ बिल्कुल, गुड कार्ब बैड कार्ब वाला भी उसूल जो है वो बड़ा जो है लोगों को बड़ा पता चल गया है। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, वो जो बच्चे, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, वो बच्चे आते हैं और कहते हैं हमें 3 महीने में बना दो, इसी तरह फिर वो क्या करते हैं, वो गलत डायरेक्शन में अपने कदम उठाना शुरू कर देते हैं। उसमें से पहला गलत कदम होता है स्टेरॉइड्स, उसका गलत इस्तेमाल, बग़ैर किसी ट्रेनर के स्टेरॉइड्स का यूज़ करना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि द हैवियर वी लिफ्ट द बिगर वी विल गेट, लेकिन बॉडी का टाइप, बॉडी की साइज़, बॉडी की शेप बड़ी मैटर करती है। हाल ही में गुजरांवाला में 10 पहलवान जो हैं उनकी डेथ रिपोर्ट हुई है, और वो क्यों? वो इसीलिए कि उन्होंने स्टेरॉइड्स का गलत इस्तेमाल किया, क्वालिटी इन्होंने इस्तेमाल नहीं की। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इस पे हमारे बच्चों को, हमारे लड़कों को, इवन बच्चियों को, लड़कियों को भी प्लीज़ थोड़ा एजुकेट करें। बॉस, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अनएजुकेटेड थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर इन ओवर फिटनेस, क्योंकि जितना ज़्यादा काम बढ़ रहा है उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। हमें देखते हैं लोग, जेन्युइन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि हमने कितनी मेहनत की हुई है। वो कहते हैं बाय नाइट कुछ ना कुछ बन जाए। तो उन बच्चों के लिए यही पैगाम है कि यार आओ, मेहनत करो। हम लोगों के पास भी लोग आते हैं, उनको बताते हैं डाइट से हर चीज़ डाइट पे है। हर चीज़ डाइट जितनी अच्छी लेंगे हम उतना अच्छा लेके चल सकते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। लोगों को वो बाय नाइट बनने का शौक़ बन जाता है, तो वो ख़राबी करते हैं। जो आप डेथ रीजंस बता रहे हो, डेथ, तब किसी भी चीज़ का एक्सेस इस्तेमाल किया जाएगा वो कॉज गलती करेगा। अगर एक लिमिट में रह के, एक प्रॉपर न्यूट्रिशंस के साथ रह के, एक डाइट प्लान्स के साथ चलते हो, वो कुछ होता। हाँ, हमारा जो ये जॉनर है बहुत डिफ़िकल्ट है, इसके अंदर दिखावा बहुत ज़्यादा है। तो इवन दो कि इफ़ आई एम टेकिंग पैनाडॉल ना इन जिम, तो बच्चे ये समझेंगे शायद इससे भी मैं बॉडी बिल्डर बन रहा हूँ। तो ये एक बड़ा गलत इम्पैक्ट है जिसको हमारे सोशल मीडिया को, आपके इलेक्ट्रिक मीडिया को इसके ऊपर काफ़ी काम करना चाहिए, जो इनको हम बता सकें कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा काम करें हम सब मिलके, तो उसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। और यकीनन वो आप जैसे ही रोल मॉडल्स होते हैं, फिर जिन्हें बच्चे देखते हैं, आपकी बात सुनते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू सुनते हैं और फिर वो राइट डायरेक्शन में जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये बताई आपने, ओवरनाइट तो भैया कोई चीज़ नहीं होती। तो अगर कहीं पहुंचना है तो आप वर्क स्मार्ट बिल्कुल करें, वर्क हार्ड भी करें, वर्क स्मार्ट भी करें, और स्मार्ट बन जाए हमारे जानज़ेब हफीज़ भाई की तरह। थैंक यू सो मच मियां जानज़ेब हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे। चलें जी, अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ख्वाबों की। वैसे तो कहते हैं कि जो लाहौरी होते हैं उन्हें ख्वाबों का बड़ा शौक होता है, और ख्वाबों के हवाले से लाहौर बहुत मशहूर है। लेकिन अब कराची मशहूर हो गया है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे टर्किश फूड जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। वैसे तो हमने टर्किश ड्रामों को बहुत पसंद किया, लेकिन जो वहाँ के खाने हैं, उफ क्या लजीज खाने, मैंने खाए नहीं है लेकिन देखे और देख के मुँह में पानी आना शुरू हो गया। अब फैसल ने किया ये है कि वो अकेले गए हैं वीकेंड पे, और मुझे उन्होंने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन खाना बनाने का तरीका, उसको प्रेजेंट करने का तरीका और फिर उसको खाने का तरीका बेहतरीन है, बहुत यमी। अब आपके मुँह में पानी आना शुरू हो गया होगा। जल्दी से फैसल का ये फूड टूर आपको दिखाते हैं ताकि आप भी जाएं और ये आला सा खाना जो है ना एंजॉय करें। कितने ही आप में से लोग अच्छा खाना खाने के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं, और कितने ही लोग ऐसे हैं जो फ्लाई करते हैं मुख्तलिफ ममालिक में वहाँ की लोकल डेलिकेसी खाने के लिए।
पाकिस्तान में अब ऐसी ममालिक की लोकल डेलिकेसीज अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं जिनके लिए आपको ऑल द वे फ्लाई करना नहीं होगा। तो टर्किश कुजीन आजकल बहुत मकबूल हो रही है पाकिस्तान में। एक ऐसे रेस्टोरेंट में हम आए हैं जहाँ का खाना है बहुत आला, तो आएँ। हम आ गए अब किचन में और महक यहाँ पे जो खानों की महक आ रही है वो हम आपको अल्फाज में बता सकते और जज्बात आप तक पहुँचा सकते। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त रॉ हमारे पास मौजूद है। अब ये पाकिस्तानी कुजीन से कितना डिफरेंट होता है और ये क्या डिफरेंस है, ये क्या चीज़ है, इसमें आपने कभी खाया है नहीं खाया, इस सब पे बात करेंगे। शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दिलशाद भाई ये बताएं कि क्या क्या कुछ है, क्या बनाने जा रहे हैं आज? जी सर, हम आपको एक तुर्किश की डिश है टेस्टी कबाब, वो स्पेशल डिश है उनकी, वो हम आपको बना के दिखाते हैं इंशाल्लाह। फिर अब बनाना शुरू करें? जी इंशाल्लाह। चले जी, अब ये हमारा पॉट हो गया है तैयार और इसको आप भट्टी में डालने जा रहे हैं। भट्टी में डालेंगे। और कितना अंदर टेम्परेचर होता है? अंदर 200 होता है। ओ भाई, ये तो प्लेटर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा। दिलशाद भाई, ये इस डिश का नाम क्या है? ये सर आला सोफरा है। ये फर्स्ट टाइम हमने कराची में लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह। जी फर्स्ट टाइम आला सोफरा लॉन्च किया है। अब देखते ही कि ये कितना आला है। आप अपना काम जारी रखें। ये धुआं कहाँ से उठता है? थोड़ा तो स्टूडियो से उठता है और थोड़ा यहाँ से उठता है। कबाब होने वाले हैं तैयार, तो हो जाएं होशियार। तो ये है वो स्पेशल प्रेजेंटेशन जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे और इसको प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि ओनर हैं यहाँ पे, ओवैस भाई। ओवैस भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। खाना सब प्रेजेंट करते हैं लेकिन ये यूनिक आइडिया कैसे आया? बहुत मशहूर हैं वो शेफ़ जिनका नाम जज़न बुराक है। मेरा ख्याल है आप लोग सब ने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई उनकी बदौलत हम लोगों ने उनके रेस्टोरेंट में विज़िट किया, उनकी चीज़ों को देखा। ये आग वाला शशका जो है वो मुझे बहुत पसंद आया वहाँ पे। मोस्टली हमारी डिशेस की काफ़ी यूनिक प्रेजेंटेशन है और इट्स ट्रूली टर्किश इन्फ्लुएंस्ड, मतलब टर्की से हम लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं। पाकिस्तानी और टर्क में डिफरेंस क्या है और आप लोग उसको किस तरह प्रेजेंट करते हैं? द मेन इंग्रेडिएंट वो है स्पाइसेस। यहाँ के हमारे स्पाइसेस थोड़े तेज़ होते हैं और हमारी आवाम माशाल्लाह पाकिस्तानी जो है वो पसंद करती है मिर्च मसालों को। और जो टर्किश फ्लेवर्स होते हैं वो इट्स अ लिटिल बिट ब्लेंड टू बी ऑनेस्ट। ब्लैक पेपर सॉल्ट का ज़्यादा ज़ोर होता है जिसके बायस खाने में वो मिर्च मसाले नहीं मिलते जो यहाँ की आवाम को पसंद आता है। बन गया खाना, प्रेजेंट हो गया, अब खा भी लेते हैं, तब तक आप आग लगा भी लेते हैं। बने यमीवर, यानी कि खाना पेश किया जाए। तो लहम खुबूस पिलाव, ये टेस्टी कबाब और ये आतिश दज्जाज, ये सारा अब हमारे सामने है। मैं और कितनी आपसे बात करूं, मतलब और कितना जुल्म करूं अपने ऊपर। आप जाएं और देखें कि किस तरह मैं खा रहा हूं, तब तक मैं इस पे हाथ साफ करता हूं। और अभी मैं सोच ही रहा था कि इतना ज़बरदस्त हमने 4 डिशेस ट्राई की हैं, तो उन सारी डिशेस का बाप यहाँ सामने आ गया है। बहुत ही आला सुफरा इसका नाम है, आला सुफरा। और ये एक तरीके से आपको लग रहा होगा कि ऊपर इतनी बड़ी सी ये ब्रेड है, तो फिर ये डिश कैसी? नहीं नहीं नहीं, ये ब्रेड नहीं। तो अब देखें कि ये इसमें है क्या। नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं। ये मैंने ऐसे रख दिया है
3, 2, 1 और ये आ गया आपका ओए होए 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 आला सुफरा, इंतहाई आला। There you go, the giant platter। और इसके साथ है फलाफिल भी। जी जनाब, तो कब तशरीफ़ ला रहे हैं आप आला सुफरा और जैसे डिशेस खाने? तो हम तो करेंगे ट्राई और आपसे लेंगे इजाज़त। आप आगे मज़ीद पैकेज एंजॉय करें, हम एंजॉय करेंगे आला सुफरा।